नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। और 2027 का मास्टर प्लान क्या है? जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में अब 2027 की खुलकर बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और यही कारण है कि अब यहां पे कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है और इसके लिए वोट बैंक को साधने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2027 का चुनाव बेहद करीब है। अब वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है बीजेपी। सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट विस्तार पे फेरबदल किया जाएगा। इसके साथ ही 2027 चुनाव से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। इसके साथ निगम और बोर्ड में खाली पदों को भरने की कवायद भी तेज हो गई है, ताकि संगठन को एक और नई छवि मिल सके। और ऐसे में अब कैबिनेट विस्तार पर सबकी निगाह है, इसको मजबूत करने की तैयारी है कैबिनेट को और सामाजिक संतुलन साधा जा सके। बीजेपी की रणनीति साफ है, सोशल इंजीनियरिंग यानी जातीय और सामाजिक यहाँ पे समीकरण दिखाने की कोशिश की जा रही है। हर वर्ग को साधने की भी यहाँ पे कोशिश होगी और एक जोट भी बीजेपी लगाने के लिए चल रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये रणनीति 2027 में जीत की गारंटी बनेगी? वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रही है और दावा कर रही है कि अगले असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। साथ ही सपा भी अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो आज की बहस इसी मुद्दे पे है और सवाल यही है कि क्या ये सोशल गणित सत्ता दिलाएगा या फिर जनता का मूड कुछ और कहानी लिखेगा। और ये सवाल लगातार उठते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार में अमूमन जहां पे जब चीजें निकल के सामने आती है तब कई ऐसे नाम हैं जो कि अब निकल के सामने आ रहे हैं। तो देखिए, सवाल यही है, 2027 का रन किसको मिलेगा सत्ता? तो कैबिनेट विस्तार से साधे जाएंगे नए राजनीतिक समीकरण। कैबिनेट विस्तार से क्या अलग अलग लोगों को यह पद दिया जाएगा जिससे नई राजनीतिक समीकरण साधे जाएंगे? दूसरा देखिए, निगम बोर्ड नियुक्तियों से संगठन को क्या बल मिलेगा? संगठन को निगम बोर्ड की नियुक्तियों से बल मिलेगा, कितना मजबूत होगा वो? और सोशल इंजीनियरिंग बनी बीजेपी के लिए बड़ी चुनावी रणनीति। सोशल इंजीनियरिंग से क्या बीजेपी करना चाहती है, चुनावी रणनीति क्या है बीजेपी की, ये लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2027 की विचार अब बिछ चुकी है। समाजवादी पार्टी भी अब बना रही है अपने नए समीकरण, यानी कि पीडीए का फॉर्मूला तो पहले था समाजवादी पार्टी के पास, लेकिन अब इससे हटके क्या नए समीकरण बनाएगी 2027 को लेकर, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो 2027 चुनाव में किसके पक्ष में जाएगा जनादेश, किसको कितने वोट मिलेंगे, कौन ये चुनाव को साधता है, किसके पक्ष में जनादेश जाएगा, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में तेज हुई है चुनावी रणनीति की तैयारी। रणनीति बनानी अभी से शुरू हो गई है। 2027 के चुनाव को साधने हैं और इसलिए अभी से रणनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। वही देखिए, बीजेपी ने शुरू किया है वोट बैंक मजबूत करने का अभियान। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो शुरू नहीं करती, उससे पहले से वो चुनावी मैदान में उतर जाती है और शायद यही कारण है कि अभी से तालमेल देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने अब चुनावी अभियान बनाने की पूरी तरीके से अब प्लानिंग कर दी है। और यही कारण है कि लगातार सवाल उठ रहे हैं कि 2027 का विचार किस तरीके से नजर आएगा, कौन कौन से रन निकल के सामने आएंगे और अब क्या सत्ताधारी पार्टी नया लेने वाली है। तो निगम बोर्ड नियुक्तियों से संगठन को मिलेगा बल, ये लगातार सवाल उठते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग बनी है बीजेपी के लिए बड़ी चुनावी रणनीति। तो तमाम सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी भी अब चुनावी रण में उतरती हुई नजर आ रही है। क्या नया समीकरण होगा, किस तरीके से 2027 के वोट को साधा जाएगा, ये सवाल अब उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में अब यही हलचल तेज हो गई है, जहां कैबिनेट विस्तार की चर्चा लगातार
उठाई जा रही है और यही कारण है क्या बीजेपी नया फॉर्मूला लेके आएगी, किस अभियान पर बीजेपी चलने वाली है और किन किन को कैबिनेट में जगह मिलेगी, उसमें कौन से समाज के लोग होंगे, क्या नई रणनीति बीजेपी 2027 के लिए अपनाने जा रही है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इसके लिए बीजेपी क्या नया हथकंडा अब चलाने जा रही है, क्या नई चाबुक बीजेपी की तरफ से चलाई जाएगी। तो तमाम सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, कैबिनेट विस्तार में किसको जगह मिलेगी, क्या पुराने चेहरे को रिप्लेस किया जाएगा, जो खाली पद होंगे क्या उनको पूरी तरीके से भरा जाएगा या पुराने चेहरों को उसमें वापस लाया जाएगा, नए चेहरों को मौका मिलेगा, कौन से समाज के होंगे, क्या नई रणनीति होगी। तो तमाम सवाल अब उठते हुए नजर आ रही है। ऐसे में निगम बोर्ड में भी नियुक्तियां संभव मानी जा रही है। इतना ही नहीं, पूरे कैबिनेट विस्तार को लेकर अब सियासत इस पे काफी ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में अब साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर अब सियासी सरजमी जो है वो गर्म होती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में अब 2027 की बिसात खुलकर बिछनी शुरू हो गई है। हर कदम बेहद सोचा समझा नजर आ रहा है। तो अब काफी ज्यादा समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की रणनीति साफ है, सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि बीजेपी क्या यही समीकरण को साधने वाली है, हर वर्ग को अपने साथ जोड़ना है बीजेपी को। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये रणनीति 2027 में जीत की गारंटी बनेगी। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रही है कि चुनाव के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कौन से नए चेहरे बीजेपी जोड़ने जा रही है, क्या नया रणनीति बीजेपी इस सियासी अखाड़े में बनाने जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल उठाते हुए अब समाजवादी पार्टी के कई नेता नजर आ रहे हैं। तो जिन मंत्रियों का क्या काम कमजोर है उनको रिप्लेस किया जाएगा, या जिन मंत्रियों के प्रति कंट्रोवर्सी देखने गई थी क्या वो भी अब रिप्लेस होंगे। तो तमाम सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम लेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे तारुफ आपसे करा देते हैं। जहां रत्नेश मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। अखिलेश कटियार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है सर आपका भी टीवी 100 पे। और आप आशीष कुमार राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं रत्नेश जी आपके पास आऊंगी कि क्या ये कैबिनेट विस्तार जो होने जा रहा है 2027 के लिए चुनावी बिसात है जो बिछने जा रही है, क्या रणनीति बीजेपी अपनाएगी, किन लोगों को जगह दी जाएगी, किन को रिप्लेस किया जाएगा, क्या कोई जानकारी अंदर खेमे से? सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, ये विस्तार जो है वो सुशासन को और बेहतर बनाने का प्रयास है। सरकार लगातार अपने काम की समीक्षा करती है और जो अच्छा काम करता है उसे आगे बढ़ाया जाता है। अब विपक्ष इसे चुनाव से जोड़ता है, लेकिन सच ये है एंकर महोदय कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर फैसले में जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देती है। बदलते समय के साथ शासन और प्रशासन को और मजबूत किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश की जनता के और कल्याणकारी कार्य किए जा सके, इसके लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यूपी जैसे बड़े राज्य में हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ओबीसी, दलित, पिछले सवर्ण सभी को एक साथ लेकर चलना, और यही सबका साथ सबका विकास का असली मॉडल है जिसको भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव परफॉर्मेंस आधारित राजनीति करती है। बीजेपी में किसी को भी कोई दायित्व परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। जो अच्छा काम करेगा उसे प्रमोशन मिलेगा, जो पीछे रहेगा उसमें बदलाव होगा, और यही हमारी जवाबदेहिता है। अब समाजवादी पार्टी में दिक्कत यह है कि विपक्ष में जो दल है उनके पास ना नीति है ना नियत है, इसलिए वो हर सकारात्मक कदम को भी राजनीति से जोड़ते हैं। जनता सब देख रही है और जनता सब समझ रही है। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। अब उसी गति को और तेज करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है श्रुति जी। और ये मंत्रिमंडल विस्तार सत्ता बचाने के लिए नहीं बल्कि जनता का विश्वास और मजबूत करने के लिए है। और यही शायद समाजवादी पार्टी समझने में चूक कर रही है कि क्यों जनता का विश्वास उन्होंने 2017 में खो दिया। रत्नेश जी, ठीक 1 साल पहले समझ में आया। अरे नहीं, देखिए ये हमारी पार्टी के नीतिगत मामले हैं। हमको कब किस कौन से सुधार करने हैं ये पार्टी के नीतिगत मामले हैं। अब हम एक दिन पहले करें, 1 साल पहले करें,
ठीक है रत्नेश जी। अखिलेश जी, चुनावी स्टंट कैसे हो गया? ये तो कैबिनेट विस्तार है। नहीं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये कैबिनेट विस्तार है। अब तो आपको पता है कि सरकार 4 दिन की बची है और जाति समीकरण साधें आप या कुछ साधें, अब इस उत्तर प्रदेश में विस्तार अगर किसी चीज का हो रहा है तो बेरोजगारी का है, जंगल राज का है, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर है, वो तो खत्म हो चुका है प्रदेश में। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार आप दे नहीं पाए हो, सारे वादे किए तो उस पर झूठ हो गए, हर हर मोर्चे पे फेल है। पूरी दुनिया में जिस तरीके के वातावरण है, महंगाई और चरम पे आने वाली है, तो अब जाति समीकरण साध लेने से कुछ उत्तर प्रदेश में बदलाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की सरकार बदलेगी और नए दल को यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अवसर मिलेगा। और समाजवादियों ने पहले भी काम किया है, समाजवादी आगे भी काम करेंगे। सरकार, आप चाहे ये आप इस बात से सहमत होंगी, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात थी, नहीं हुई। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, नहीं हुई। स्मार्ट सिटी, आप उत्तर रत्नेश जी प्रदेश जो में कह अगर रहे हैं किसी कि राज्य हर के, चीज में उंगली करने की आदत है, पॉजिटिव काम में भी नेगेटिविटी ढूंढ लेनी है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, गंगा साफ हो ही गई होगी, अब तो 10 साल हो गए ना। स्मार्ट सिटी, इलाहाबाद, बनारस, वो क्यूटो बना रहे थे, बनारस को बन ही गया होगा। तो इतने झूठी और लफाजी करके जो आपने जनता के सामने सरकार बनाने के लिए जो झूठ का रास्ता चुना था, अब तो पोल खुल गई। अब तो सब पता है कि अंदर खाली डब्बा है। अब आप जाति समीकरण साधें या इसको साधें या उसको साधें, लेकिन साधे कुछ भी, साधेगा कुछ नहीं। सरकार जाएगी बुरी तरह। बीजेपी 40-50 सीटों से ऊपर की पार्टी नहीं थी, पहले भी 2014 के और आगे भी हालत वही रहेगी। ठीक है आशीष कुमार जी, क्या लगता है जो ये कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है यूपी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर मुझे समय देने के लिए। रही बात जहां पर कि गेम चेंजर होने के लिए, तो राजनीति में कैबिनेट विस्तार को कभी भी गेम चेंजर के रूप में नहीं देखा गया है, न ही गेम चेंजर हो सकता है। बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो इस बात की गुंजाइश जरूर रखता है कि जो लोग कैबिनेट से हटाए जाते हैं वो भी जो है बीजेपी का विरोध नहीं करते हैं। तो कुछ नए चेहरों को जो है मंत्री पद दे दिया जाएगा, कुछ निगम बोर्डों का गठन कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जो नेताओं के बीच में थोड़ी बहुत टशनबाजी भी होती है, उसको भी सब्सिडाइज कर दिया जाता है। इससे संगठन के स्तर पर बीजेपी और मजबूत हो जाती है। तो कुछ हद तक ये सपोर्ट जरूर करता है बीजेपी को। हालांकि अगर दूसरे दलों के बारे में बात करें तो जो लोग मंत्री पद से हटाए जाते हैं, जब अन्य सरकारें रही हैं, तो हम लोग ये देखते थे कि उनके अंदर नाराजगी आ जाती थी। लेकिन अभी का जो समय है, बीजेपी जिस तरह से अपने संगठनात्मक ढांचे पर उसने काम किया हुआ है, चाहे जो भी वजह हो, इससे बीजेपी को हमेशा लाभ ही मिलता है। मैं कुछ बहुत अच्छे विधायकों को जानता हूं जिन्हें कि बहुत समय पहले ही मंत्री पद मिल जाना चाहिए था। तो शायद ऐसी आशा की जा सकती है कि उन लोगों को जो है अब मंत्री पद जो है मिलेगा, वो लोग अच्छा काम करेंगे। हालांकि काम करने के लिए बहुत समय बचा हुआ नहीं है, अब तो अंतिम जो है दौर में सरकार चल रही है। मतलब मेरा ये नहीं कहना है कि सरकार चली जाएगी, बस ये है कि इस टर्म के लिए अंतिम दौर में है। और बाकी दोनों को जो है उनका पूरा अधिकार है कि वो इसको आलोचनात्मक नजरिए से देखें और एक अवसर के रूप में है कि जब वो सरकार की विफलताओं को या उसकी कमियों को जो है सामने रखें। तो रत्नेश जी, क्या लगता है, सवाल तो लगातार उठाए जा रहे हैं कि बीजेपी अपने जो विधायक होते हैं उनको क्रिटिसाइज करती है बहुत ज्यादा, या फिर पहले से जिनके खिलाफ कंट्रोवर्सी थी उनको कैबिनेट पद से नहीं हटाया गया, उनको मंत्री पद से नहीं हटाया गया, अब अचानक से फैसला लिया गया, क्या माना जाए? देखिए स्वीटी जी, जिस समाजवादी पार्टी ने सालों तक यूपी को दंगे, माफिया और भ्रष्टाचार में डुबोकर रखा हुआ, विकास पर सवाल उठा रहे हैं। जनता सब याद रखती है। सुनिए, बात मैंने आपके लिए पूछी है, बीजेपी के लिए पूछी है, समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, उस पे भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी तमाम सारे सवाल दागे थे स्वीटी जी, तो मैं उसका जवाब नहीं, वो मेरे विपक्ष है, मेरी जवाब देता पहले उनके प्रति है। अच्छा स्वीटी जी, मैं उनकी बात का जवाब देने के बाद आपके सवाल पर आऊंगा। इंडिया के प्रति आपकी जवाबदेही नहीं है। नहीं, विपक्ष में नहीं, तो क्या आप चाहते हैं कि विपक्ष को जवाब ना दें? आपके प्रति हम
उदासीन रवैया सवाल अपना तो रहे, सर आपको पहले इग्नोर मैंने करना किया है। शुरू कर मंच सजा पा नहीं, तो आप उस पर चाहते जवाब क्या देंगे ना। नहीं, अखिलेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी क्या चाहते हैं कि आपको अटेंशन देना बंद कर दे सत्ता, आपको सीरियस लेना बंद कर दे सत्ता। आपको तो खुश होना चाहिए कि हम आपको जब जो सवाल प्राथमिकता पूछा पे गया रख के उसका आपकी उत्तर बात का दिया। जवाब दे रहे हैं। आप बताइए, आपकी बात को प्राथमिकता पे रखकर आपका जवाब, अब आपको अगर आप प्राथमिकता पे रखकर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, भगवान ही मालिक है। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने एंकर से पहले आपको रखा, नहीं तो यहाँ पे आशीष एंकर जी को रखते सवाल हैं। उठा रहे, सुनिए ना, गलत फहमी हुई है। आशीष जी सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश जी नहीं। नहीं नहीं तो ठीक है, नहीं अखिलेश जी ने भी बोला, आशीष जी ने भी बोला है। मैं पहले नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि अगर हमने कहीं कुछ गलत बोला हो, अगर हमने कहीं गलत बोला हो, अरे अखिलेश जी, अगर आप जवाब दे रहे उस पे, अगर गंगा साफ हो गई, स्मार्ट सिटी बन गए, बेरोजगार हो गए, किसानों को गए। अच्छा चलिए ठीक है, उनको प्रायोरिटी दे दीजिए, उन्हीं के सवालों का जवाब दे दीजिए। अब देखिए अखिलेश जी, मैंने कब कहा कि आपने गलत बोला कि नहीं बोला? आपने अपने वक्तव्यों में अपने जानने में तो सही ही बोला होगा। अब वो मेरे मुताबिक सही है या गलत है, ये मुझे बोल के बताने दीजिए। आप भी जरा सुन लीजिए, मैंने बड़ी शांति से आपको सुना है। और शायद समाजवादी पार्टी के लोगों को सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी वो दल है जिसने सालों तक स्वीटी जी यूपी को दंगों, माफिया और भ्रष्टाचार में डुबो कर रखा, और आज वो भी विकास पे बात कर रहे हैं। जनता सब जानती है। जनता क्या जानती है? जनता जानती है कि इनका मंत्री सीएमओ को किडनैप कर लेता था। जनता जानती है कि इनकी सरकार में डिप्टी एसपी की दिन दहाड़े हत्या हो जाती थी। जनता जानती है कि इनकी सरकार में दिन दहाड़े एसपी की हत्या हो जाती थी। जनता जानती है कि इनकी सरकार में हर तीज त्योहार पे दंगे होते थे। अभी ईद है, आज कहीं ना कहीं इनकी सरकार होती तो किसी ना किसी जिले में दंगे हो गए होते। और विपक्ष को तकलीफ स्वीटी जी मंत्रिमंडल विस्तार से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि माननीय पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में काम बोलता है, बल्कि परिवार और जाति नहीं बोलती है। ये वही लोग हैं। सुनिए ना, अब इसी बात पे अब सुनिए मेरे सवाल सुनिए। क्या बीजेपी के शासनकाल में दंगे नहीं हुए हैं? त्योहारों पे दंगे नहीं हुए हैं? होली पे दंगे नहीं हुए? झांसी में दंगे नहीं हुए हैं? तो अब मैं आपको एक डेटा देता हूं, अब सुन लीजिए। एनसीआरबी का 2016 का डेटा है, लगभग 1200 के आसपास 5 साल के कार्यकाल में दंगे हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। और इनकी पार्टी में महत्वपूर्ण मंत्री रहे आजम खान जी ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि 2012 से 2016 तक पुलिस वालों के ऊपर उत्तर प्रदेश में 1044 हमले हुए थे। अब आप मुझे बता दीजिए, मुझे आप 14 मामले बता दीजिए जहां पर पुलिस वालों पर उत्तर प्रदेश में हमले हुए हों, और आप मुझे 10 क्या कहते हैं दंगे बता दीजिए पूरे 10 साल के कार्यकाल में। स्वीटी जी गिनतियों पे गिन सकते हैं, परसेंटेज 1% और 0.25% में आके बैठ चुका है। जनता सब जानती है। एक व्यक्ति ने हमारे पुलिस वालों पे गोली चलाई थी, हमने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की थी, आज उसके घर में कोई दिया बाती जलाने वाला नहीं बचा है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में जब माफिया पुलिस वाले की खाल खिंचवा कर उसमें भूसा भरवा के चौराहे टंगवा देते थे, पुलिस वालों को अपने घर में बंद कर लेते थे, तो मुख्यमंत्री कहता था भाई जब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ छोड़ दीजिए। ये वाली सरकार नहीं हमारी। पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझाओ, जहां मिले वहीं मार के गिराओ। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है अखिलेश जी, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ, नहीं अभी रुक जाइए, पहले इसका जवाब ले लेंगे फिर आइएगा आप दूसरी बात पे। अखिलेश एक मिनट, बहराइच ये बहराइच में जो दंगे हुए जिसमें बीजेपी के नेता शामिल थे, बहराइच के मामले में जो पूरी मीडिया के सामने आया, अगर उस बात पे भी अगर आपको ना समझे। अब अखिलेश जी उनकी बात सुन लीजिए, उन्होंने आपकी बात सुनी, आप उनकी बात सुन लीजिए, इसके बाद अपनी बात रखिएगा। स्वीटी जी, बहराइच दंगे में 1 साल के भीतर कन्विक्शन हुआ और आरोपी को मृत्युदंड मिला है और 2 आरोपियों को आजीवन कारावास मिला है। और वो कौन है? उनका नाम कोई शुक्ला त्रिपाठी मिश्रा नहीं है, वो अखिलेश जी की पार्टी के चहेते हैं, शांति दूत वाले समुदाय से हैं वो। उनको कन्विक्ट किया है कोर्ट ने। ठीक है, अब सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए अखिलेश जी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सुन ले पहले। नहीं, आपसे मैंने 4 सवाल किए थे। 2 करोड़ साल के रोजगार पे उस पर आप कुछ नहीं बोले। आपके मुताबिक जवाब गंगा सफाई नहीं, गंगा सफाई पे भी कुछ बोल दो, थोड़ी ना दूंगा। आप स्मार्ट सिटी पे भी कुछ बोल दो। नहीं, गंगा सफाई पे, स्मार्ट सिटी पे भी बोलिए, 2 करोड़ रोजगार पे भी बोलिए, किसानों की आमदनी डबल पे भी बोलिए, इस पे भी कुछ बोलो भाई।
जिन मुद्दों पे आप सरकार बनाए बताए उन पे। सुनिए तो अखिलेश जी, इसमें कोई जवाब है? हम नहीं पूछते कि फतेहपुर में आप दंगा क्यों करा रहे थे, हम नहीं पूछते कि जामुन के घर पे हजारों करोड़ के पैसे कहां से आ गए। ठीक है, मैं आऊंगी आप दोनों के पास। आशीष जी, मैं हमारे साथ बने हुए। रत्नेश जी, अब शांत हो जाइए, 2 मिनट पहले आशीष जी से जवाब लेंगे, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आशीष जी, क्या लगता है कि ये जो डेटा निकल के सामने आ रहे हैं, इससे आपका ये पूरा समीकरण क्या बैठ रहा है? नहीं बोल पाएंगे। उन जिहादियों आतंकी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में भी बोलिए ना। रत्नेश जी, सुनने की भी आदत डालिए, सुनिए ना, सुनने की भी आदत डालिए। अभी आपने अखिलेश जी को ज्ञान दिया था कि सुना करो, आप भी सुन लीजिए 2 मिनट। आशीष जी, एक पूजा स्थल पे बैठे हुए नंगी बोलने वाले मौलाना पे भी बोलिए ना, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ठीक है, वो बोलेंगे, अभी शांत हो जाइए ना 5 मिनट। आपने बोल दिया, अब आशीष जी की टर्न है। आशीष जी, बात रखिए। जी, आप अपना सवाल फिर से पूछे तो मैं उसका जवाब दे पाऊं। ये जो डेटा निकल के सामने आ रहा है, क्या लगता है 2027 की जो बिसात बिछ रही है, एंटी इनकम्बेंसी की आपको कहीं ना कहीं भनक लग रही है? देखिए, पहली चीज तो जो है, आपने डेटा के बारे में पूछा तो मैं उसका बताऊं कि अगर इन सीआरबी के अगर डेटा को लेकर के चलें तो 2 तरह के डेटा हमारे सामने अवेलेबल हैं। 2017 से 2021 तक के बीच में तकरीबन 3,500 दंगे हुए हैं, उसी डेटा के हिसाब से जो कि रत्नेश जी ने बोले हैं। उत्तर प्रदेश में केवल मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी चीज है कि उसी संस्था के आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश आज भी अपराध में नंबर 1 की श्रेणी पर बैठा हुआ है। क्या बात करें, रत्नेश जी तो कह रहे हैं कि 0, साफ कह दिया उन्होंने, 0 दंगे हुए हैं। क्या आप झूठ बोल रहे हैं सरेआम? क्यों रत्नेश जी? 2023 का जो है आंकड़ा है जिसमें कि सांप्रदायिक दंगे 0 दिखाए गए हैं और उसको कई सेक्शन ने क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो मैं सिर्फ डेटा बोल रहा हूं, उसको आप वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। नंबर 2 की बात जो ये है कि 2027 में क्या काम करेगी, तो हम जैसे जो थोड़े बुजुर्ग पत्रकार अब होते चले जा रहे हैं, हम लोग अगर अपने पिछले जो है अनुभवों के आधार पर बात करें तो हम इतना जरूर समझते हैं कि पहले क्या होता था कि जमीनी स्तर के मुद्दों के आधार पर चुनाव होते थे, जिसमें कि जनता की नाराजगी जो है उन मुद्दों के आधार पर दिखाई देती थी। अब के जो चुनाव होते हैं वो वस्तुतः जो है बेरोजगारी के आधार पर नहीं होते हैं, आपने कितना रोजगार प्रोवाइड कराया, इन तमाम चीजों पर अब कहाँ चुनाव होते हैं। अब तो पैराशूट के मुद्दे आते हैं, जिसमें कि आप धार्मिक उन्माद पर बात करते हैं और तमाम अन्य तरह की जो है चीजों पर बात करते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी अभी तक एक पत्रकार के तौर पर हम लोगों ने महसूस नहीं किया हुआ है कि कोई बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी हो। कुछ छूट-फूट सेक्शंस में नाराजगी जरूर रही है, बीच बीच में चाहे रोजगार को लेकर के शिक्षक वर्ग की, नर्सेज की जो नाराजगी रहती है, वो जब पैराशूट के मुद्दे आते हैं तो उसमें वो कहीं न कहीं खो जाते हैं। तो विपक्ष को तो मैं इतनी ही सलाह दूंगा कि भाई आप अपनी जो बेसिक्स हैं, जैसे कि क्रिकेट में जब कोई बैट्समैन जो है आउट ऑफ फॉर्म खेलता है तो लोग उसको सलाह देते हैं कि आप अपने बेसिक्स पर काम करिए। तो विपक्ष जितना ज्यादा अपने बेसिक्स और अपने जो है सिद्धांतों पर टिकेगा, विपक्ष के लिए उतना बढ़िया है। सत्ता पक्ष, पहले क्या होता था कि विपक्ष आरोप लगाता था और सत्ता पक्ष जवाब देता था। आशीष, से लगता है कि आपने जो डेटा बता दिया एनसीआरबी का, दूसरा लगता है कि ये अब सर्च करें रत्नेश जी। क्यों रत्नेश जी? सिटी जी, जो एनसीआरबी का डेटा आशीष जी ने बताया, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आशीष जी, आपने कहा कि लगभग 5,000 प्लस दंगे हुए, जरा 5 दंगे मुझे बता दीजिए। सही सर्च ही कर रहे थे। जरा 4 दंगे बता दीजिए उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक के बड़े। जरा 4 दंगे के नाम बता दीजिए। मैंने बोला था ना आशीष जी, रत्नेश जी सर्च करके बैठे हुए। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, आशीष जी मैं पूछ रहा हूँ, 4 दंगे बता दीजिए। रत्नेश जी, मुझे आपने आप विपक्ष में, अरे भाई आप कह रहे हैं 3,500 प्लस दंगे हुए, 3,500 प्लस दंगे हुए। अब सुनिए आशीष जी, मेरा छोटा सा सवाल है आपसे। मुद्दे को घुमा रहे हैं आप, नहीं मैं मुद्दे को, अरे आशीष जी मेरा छोटा सा सवाल है कि आप मुझे 4 दंगे बता दीजिए।
कहाँ नहीं दंगे हुए, लगभग हर जगह दंगे हुए। पहले रत्नेश जी बात सुनिए, केवल ठीक है सर, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। रत्नेश मिश्रा जी, अखिलेश कटियार जी, आशीष कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। ऐसे में अब सियासत हावी होती हुई नजर आ रही है। 2027 का चुनाव बेहद करीब है। कैबिनेट विस्तार की चर्चा अपने चरम पर, लेकिन किन मंत्रियों को जगह मिलेगी और किन मंत्रियों को यहाँ पे झटका लगे, किन पे गाज गिरेगा, अब आने वाले समय में साफ तौर पे पता चल जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी, दिखती रही TV 100।